नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो यूथ आइकॉन, पॉलिटिकल यूथ आइकॉन, जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अगर कोई यूथ का नाम लो तो सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी यूथ से अट्रैक्ट होता है तो वो है राघव चड्ढा, जो कि पंजाब से राज्यसभा सांसद थे। अब तो मैं थे ही कहूँगी, क्योंकि अभी फिलहाल उनको जो है उनकी पार्टी ने, जिस आप से वो थे राज्यसभा सांसद, उस आप ने ही उनको जो लीडर बनाया था, उन्होंने उस पोजीशन से उनको फिलहाल हटा दिया है। और इसके बाद जो है वो एक तनातनी चल रही है। राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में अच्छी खासी सुर्खियां जो है वो बटोर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो किसी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं थी, लेकिन वो आम जनता से जुड़ी हुई समस्या थी। चाहे वो किसी डिलीवरी पार्टनर या जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको लेकर के हो, या फिर एयरपोर्ट में महंगे खाने पीने के सामान को लेकर के हो, ऐसे मुद्दे जिसमें सचमुच में जनता जूझ रही थी। लेकिन हाँ, इससे कोई पॉलिटिकल एजेंडा सॉल्व नहीं हो रहा था, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो फिट नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो रहे थे यूथ्स के बीच में, आम जनता के बीच में। उसके बाद अचानक से ये स्टेप हो जाना और बीच बीच में ये अफवाह उड़ना कि उनका बीजेपी के साथ कोई साठगांठ हो गया है। और आज तो जो उनके आपके नेता हैं, उन्होंने भी कह दिया कि राघव चड्ढा जो है वो ही इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो क्या है पूरा मामला? इसी पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। दोनों से जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये मामला उठा, अचानक से इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोरने वाले। पॉपुलैरिटी तो पॉलिटिक्स का एक टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, और आखिर इसको ही इतना बड़ा हथियार बना करके आपने क्यों उनको हटा दिया, ये बताएंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। देखिए, जो राज्यसभा में भेजे जाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी हिंदुस्तान में प्रदूषित हुई है। अभी आपने देखा कि बिहार में भी राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और वो द्वितीय सदन है हमारा, और उसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्षों के लिए चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा एक सतत चलने वाला सदन है जिसमें प्रति 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके जगह पर 1/3 दूसरे सदस्य, या फिर उसमें से भी जिनका ये उनको टिकट मिलता है तो वो भी चुने रहते हैं। लेकिन उसमें एक तरह से राज्यसभा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अलग अलग ढंग से लोगों को भेजती है। जैसे कुछ लोग एकमोडेट करती है, जिनको लोकसभा में वो टिकट नहीं दे पाती है, विधानसभा में टिकट नहीं दे पाती है, तो उनको एकमोडेट राज्यसभा में किया जाता है। कुछ ऐसे लोगों को भी एकमोडेट किया जाता है जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन वो चुनाव लड़के नहीं जा सकते, उनके लिए कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होती है, तो उनको ही भेजा जाता है। लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेके वो पार्टी के लिए फंडिंग कराती है उनसे, और पार्टी के लिए से फंडिंग करा के, और इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल ने, जो कि राष्ट्रीय जनता दल किसकी पार्टी है? यादवों की पार्टी है जी। लेकिन उसने एक भूमिहार एडी सिंह को, जो कि बहुत बड़े मल्टी मिलियनर हैं, उनको जो है सो टिकट दिया था। हालांकि उनके चुनाव में उभार हो गए, तो निश्चित रूप से उनसे पार्टी फंड में पैसा लिया गया होगा और उसके आधार पर किया गया। तो उसमें जो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी का भी इतिहास कुछ इसी तरह का है कि उसमें भी जो लोग लिए गए हैं राज्यसभा के अंदर, उसमें बहुत सारे पैसे वाले लोग लिए गए जिन्होंने पार्टी के लिए फंडिंग की। हाँ, उसमें कुछ लोग अपवाद होते हैं, जैसे संजय सिंह को आप देख रहे हैं। तो संजय सिंह जो भी पार्टी के राज्यसभा में लीडर है, वो जो है सो उसके संस्थापक सदस्यों में से हैं आम आदमी पार्टी के, वो जगह मिली है। उसी तरह से राघव चड्ढा है, इम्पोर्टेंट फिगर एक है, बाहर से विदेश से इन्होंने पढ़ाई अपनी की हुई है, परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड हैं, उसकी वजह से एक अलग ही पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी है कि वो फिल्म एक्ट्रेस जो है और बहुत उनका एक अपना नाम है, पंजाब से राज्यसभा के वो सदस्य हैं। तो इस तरह से और जो सवाल वो खड़ा कर रहे थे राज्यसभा के अंदर, वो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए सवाल थे जी। जनता के, हो सकता है कि जनता के सभी वर्ग के सवाल को नहीं उठा रहे हों, लेकिन एक ऐसे सवालों को खड़ा कर रहे थे जो कि एक तरह से गैर राजनीतिक सवाल थे, लेकिन जनता से जुड़े हुए सवाल थे, जिनकी चर्चा अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, आपने अभी चर्चा की है। तो
लेकिन उनको एक बैग राज्यसभा में वो डिप्टी लीडर थे जी, लीडर जो है और उस पोजीशन से उनको हटा दिया गया। संजय सिंह हैं और डिप्टी लीडर राघव चड्ढा थे। तो उनको डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का जो संसदीय बोर्ड होता है वो लिख के देता है सभापति को कि हमारे अब उप नेता जो हैं ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे। तो पंजाब के ही एक किसी दूसरे व्यक्ति को अब उप नेता के रूप में, डिप्टी लीडर के रूप में आम आदमी पार्टी ने हवा लाया है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये न्यूज है कि राघव चड्ढा जो इतने लोकप्रिय हो रहे थे या लोकप्रिय थे राज्यसभा के अंदर सवालों को उठाने में, उनको यहाँ डिप्टी लीडर के पद से हटाया। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ रविंद्र कुमार सिंह जी। और रविंद्र कुमार सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राघव चड्ढा एक अच्छी राजनीति कर रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे लोगों के बीच में। ऐसे में आपका ये डिसीजन, आपको क्या लगता है? देखिए, राघव चड्ढा हाल के दिनों में जो राज्यसभा में जो बातें मुद्दे को उठाते थे, वो मुद्दा निश्चित रूप से जन समस्या, जन भागीदारी से और काफ़ी बढ़ चढ़ करके उन्होंने हर मुद्दे को उठाया। और मुद्दा जहाँ तक आ गई, जो केजरीवाल जी को यह लगा कि भाजपा से करीबी हो रहा है, कोई भी मुद्दा यदि सदन में उठाया जाता है तो निश्चित रूप से जो सत्ता में सरकार है, भाजपा से करीबी हो रहे हैं या उनको सुपरसीड कर रहे हैं, उनकी छवि को कहीं ना कहीं दबा रहे थे राघव चड्ढा जी, वही हम बता रहे हैं। तो कहीं भाजपा से करीबी होने का सवाल एक अलग चीज है, लेकिन जो मुद्दा कोई उठाते हैं, कोई भी सांसद जो मुद्दा सदन में उठाते हैं, तो निश्चित रूप से या तो सदन के पक्ष में होता है या फिर विरोध में होता है। तो उन्होंने जो समस्या, जन समस्या को उठाया, जो जन समस्या को जो उठाया, हर क्षेत्र को उन्होंने छूने का प्रयास किया, टेलीकॉम से लेकर के जो भी जहाँ भी खामियां हैं उसे उठाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध में जाता है जी। तो सरकार एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ तो भाजपा से मिलने का कोई सवाल नहीं है। तो केजरीवाल जी को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आखिर उनके सांसद इतने पॉपुलर हो रहे हैं, जिनको काफ़ी फॉलोअर्स मिल रहे हैं, उनकी न्यूज पर जो भी न्यूज है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने चर्चा में आए, तो उनको केजरीवाल जी को तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन यहाँ का राजनीति में तो हम बताएंगे, राजनीति में फिर हम एक बार चर्चा करते हैं। राजनीति की सूचिता है कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहें, हम एक फिगर के रूप में सामने रहे और दूसरा कोई आगे नहीं बढ़े। ठीक है, उसी पहलू को देखते हुए शायद केजरीवाल जी ने उन्हें ब्रेक लगाने का प्रयास किया। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम बातें थी, हमने आपके सामने रखी। जो हमारे विश्लेषक हैं, राजनीति की तरफ से हों या पत्रकारिता जगत से हों, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन आपको वो हिस्सा सुना देते हैं। राघव चड्ढा के साथ जब ये घटना हुई है तो उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया लिंक पर आकर के एक वीडियो मैसेज जो है वो जनता को दिया है, सवाल पूछा है कि आखिर उन्होंने कौन सी गलत राजनीतिक चाल चली जिसका परिणाम उनको ये भुगतना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राघव चड्ढा ने क्या कहा और उसके बाद आपके एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसकी जवाब में क्या प्रतिक्रिया दी है। आइए देखिए ये दोनों वीडियो पोस्ट्स। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर,
आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप